लर्निंग का एक टाइप है केस बेस्ड रीजनिंग, जिसपे हमारे पास प्रीवियस डेटा होता है, यानी एक हमारे पास केस प्रेजेंट रहता है, और अगर हम बात करें प्रीवियस डेटा की तो हमारे पास एक प्रेजेंट डेटा रहता है। अब प्रीवियस डेटा और प्रेजेंट डेटा के बेस में हमें फ्यूचर का डेटा प्रिडिक्ट करना होता है, यानी वी नीड टू प्रिडिक्ट द फ्यूचर डेटा by comparing two data, which is previous data and the present data. तो सपोज करिए, एज फॉर एग्जांपल मैं आपको एक बड़ा क्लासिकल एग्जांपल देता हूँ। जैसे सपोज करिए आपको किसी मशीन को एक लर्निंग मॉडल देना है और उस मशीन के पास ऑलरेडी प्रीवियस डेटाज हैं। अब आपके पास्ट रिकॉर्ड के हिसाब से उसको आपका फ्यूचर प्रिडिक्ट करना है। तो इसका सबसे अच्छा एग्जांपल कुछ ऐसे हो सकता है कि जैसे सपोज करिए मैं एक बैंकर हूं और मेरे पास कोई आ रहा है लोन लेने के लिए, राइट? यस सर। तो मैं उसको किस बेसिस में लोन दे सकता हूं? तो बीइंग अ बैंकर इज लाइक बीइंग अ मशीन। अगर मैं एक बैंकर हूं तो मैं अपने आप को एक मशीन की तरह कंसिडर कर रहा हूं, और मेरे पास जो इंस्टेंस यानी जो डेटा सेट आया है वो मेरे से फ्यूचर की कुछ रिक्वायरमेंट कर रहा है, यानी उसको लोन चाहिए, विच इज द फ्यूचर प्रेडिक्शन। तो मैं उसको किस बेसिस में लोन दे पाऊंगा? व्हाट आर द पैरामीटर्स? तो बीइंग अ मशीन, बीइंग अ बैंकर, मैं क्या करूंगा, उस आदमी के पास्ट रिकॉर्ड्स चेक करूंगा, यानी वो आदमी मेरे लिए क्या हो जाएगा, केस हो जाएगा एक। और अब अपने केस का पास्ट रिकॉर्ड चेक करूंगा मैं। यस सर। कि पास्ट में उसने कितने लोन ले रखे हैं, उसके ऊपर कोई डेट तो नहीं है। अगर नहीं है तो मैं प्रेजेंट डेटा से उसको कंपेयर करूंगा कि ये डिफॉल्टर तो नहीं है, और अगर नहीं है तो पास्ट और प्रेजेंट की केस में मैं कहूंगा कि ठीक है, आपको लोन मिलना चाहिए। तो ये तो एक क्लासिकल एग्जाम्पल हो गया जो मैंने आपको प्रेजेंट किया। इसी तरीके से जब हम लोग मशीन लर्निंग एल्गोरिथम्स की हेल्प से कोई गेम डिजाइन करते हैं, आप सबने बचपन में गेम खेले होंगे, मारियो खेला होगा, कॉन्ट्रा खेला होगा, काउंटर स्ट्राइक खेला है, राइट? These are a lot of games which we have already encountered in our past. कैसे हम वो गेम डेवलप कर पाते हैं? What are the methodologies of developing those games? तो let me give you a very clear example. Let me give you the very clear methodology behind that. Suppose करिए I'm talking about a Mario game, right? Suppose करिए जो मारियो का जो स्क्रीन है वो हमारा एक पूरा इंस्टेंस है, वो हमारा एक ग्राफिक है, GUI उसे कहते हैं, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। वो मैंने पूरा डिजाइन करके रखा हुआ है। यस सर। मारियो हमारा एक केस है, यानी एक ऐसा डेटा सेट है जिसकी पास्ट वैल्यूज हैं, और उसकी पास्ट वैल्यू को एनालिसिस करके हमको अपने केस की प्रेजेंट वैल्यू को कंपेयर कराना है और मारियो को आगे बढ़ाना है। ठीक है? यस सर। अब मारियो जो हमारा एक डेटा है वो धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है। ये एक ऐसा केस है, एक ऐसा केस डेटा है जिसके पास अपनी एक पास्ट वैल्यू भी है, और इसके पास अपनी एक प्रेजेंट वैल्यू है। प्रेजेंट वैल्यू मतलब जिस टाइम स्पेस में वो ऑलरेडी है, राइट? पास्ट वैल्यू मतलब उस पर्टिकुलर डेटा इंस्टेंस डेटा की प्री रिकॉर्डेड वैल्यूज जो पास्ट में मैंने रिकॉर्डेड कर रखी हैं। अब मुझे उसको आगे मूव कराना है। वो डेटा सेट आगे मूव करता है, तो ऐसे आगे मूव कर पाता है क्योंकि मैं पास्ट
के टाइम स्पेस से उसके प्रेजेंट के टाइम स्पेस को कंपेयर करा रहा हूं, और जैसे ही ये कंपैरिजन बराबर हो जाता है, राइट, तो वो आगे के डेटा सेट को ट्रेवर्स करने के लिए आगे बढ़ता है। यानी इन ऑर्डर टू ट्रेवर्स द फ्यूचर डेटा सेट इट मूव्स फर्दर। तो होता क्या है, मारियो एक ऑब्जेक्ट है, एक केस है, एक डेटा सेट है जो अपनी स्टैग्नेंट पोजीशन यानी एक्स वाई प्लेन में खड़ा हुआ है एक टाइम स्पेस में, और वो आगे तब चल पाता है जब पीछे से उसकी पास्ट कंपैरिजन हो जाते हैं डेटास के, राइट। उसका जो प्रीवियस डेटा है, उसका जो पास्ट डेटा है, जब वो उसकी प्रेजेंट डेटा से कंपेयर हो जाता है तो एल्गोरिथम उसको कहता है मूव फॉरवर्ड, फिर वो आगे बढ़ता है। जब वो आगे बढ़ता है तो उसके सामने एक ऑब्स्टिकल आता है। अब ये ऑब्स्टिकल उसके लिए अननोन है, टोटली अननोन ऑब्स्टिकल है। तो सबसे पहले इटरेशन में वो उस ऑब्स्टिकल को कोलाइड कर जाता है। जब सबसे पहला इटरेशन हो रहा होता है तो वो उस ऑब्स्टिकल को कोलाइड कर जाएगा। अब वो जब कोलाइड करा, जब वो उस ऑब्स्टिकल के पास पहुंचा, उस ऑब्स्टिकल से टकराया, तो उस अभी यहां पर जो ऑब्स्टिकल है वो भी एक डेटा है। एवरीथिंग विद इन द वीडियो गेम इज डेटा, इज इन द फॉर्म ऑफ डेटा, राइट। तो जो ऑब्स्टिकल है वो भी एक डेटा है, एंड मारियो इज द मूविंग डेटा। जब मारियो उस ऑब्स्टिकल यानी उस डेटा से टकराता है तो उस डेटा को कंज्यूम कर लेता है, ठीक है, उस डेटा को कंज्यूम कर लेता है। अब आगे नहीं बढ़ पाता है, क्यों? क्योंकि लर्निंग नहीं हो पाई है। लर्निंग कब होगी? जब मारियो अपने कंज्यूम्ड डेटा को अपने प्रेजेंट डेटा के साथ कंपेयर कराएगा, और कंपेयर करा करके जब ये पता लगाएगा कि ठीक है उसे आगे बढ़ना चाहिए, अगर कंपैरिजन हो जाएगा तो लूप तोड़ करके वो आगे बढ़ेगा। अगर कंपैरिजन नहीं हो पाएगा तो वो उसी ऑब्स्टिकल के पास लटका रहेगा। तो पास डेटा के साथ कंपैरिजन हुआ क्योंकि उसने उस ऑब्स्टिकल को कंज्यूम कर लिया था। अब वो उसके पास डेटा में जा चुका है, यानी उसका एक केस बन चुका है। अब अपने केस को अपने प्रेजेंट डेटा के साथ कंपेयर कराएगा वो। तो अब जो उसका पास डेटा है वो उसकी डेटाबेस में जा चुका है, यानी उसने उसकी लर्निंग कर ली है। अब ऑलरेडी जब उसी तरीके का दूसरा ऑब्स्टिकल आएगा, क्योंकि ऑब्स्टिकल देखिए सेम रहते हैं, उसमें हम्स जो रहते हैं वो एकदम सेम रहते हैं गेम्स में। अब दूसरा ऑब्स्टिकल उसके सामने आएगा जो एज इट इज प्रीवियस ऑब्स्टिकल के तरीके का रहेगा। तो जैसे ही वो नए ऑब्स्टिकल को काउंटर करेगा तो वो ये देखेगा कि ओके दिस ऑब्स्टिकल इज सिमिलर विच आई हैव ऑलरेडी फेस्ड। तो वो नए ऑब्स्टिकल के पास जा करके वापस अपने पुराने ऑब्स्टिकल को ट्रेवर्स करेगा जिसका उसने डेटा ऑलरेडी कंज्यूम कर लिया था। अब वो ये चेक करेगा कि अच्छा ये डेटा क्या यही है या इसमें कुछ चेंज आया है। अगर ऑब्स्टिकल डिफरेंट रहेगा तो इसका मतलब वो फिर से वहीं स्टक हो जाएगा और फिर से उसको कंज्यूम करेगा। लेकिन अगर ऑब्स्टिकल सिमिलर रहेगा तो वो कंपेयर करा करके अपने पास्ट को अपने प्रेजेंट ऑब्स्टिकल के साथ, डेटा के साथ कंपेयर करा करके आगे बढ़ जाएगा। अगर ऑब्स्टिकल सिमिलर रहेगा तो वो लूप जो है, वो जो एल्गोरिथम है, दैट विल अलाउ द डेटा सेट टू मूव फॉरवर्ड, राइट। तो इस तरीके से मारियो अपने ऑब्स्टिकल को ओवरकम कर लेगा। अब सपोज करिए वो और आगे बढ़ता है और एक डिफरेंट टाइप का अप्रोच उसके सामने आता है। अब व्हाट इज एक्चुअली हैपनिंग, मारियो इज रीडिंग दैट अप्रोच। वो उस नए डेटा सेट को रीड कर रहा है और वहीं स्टक हो गया है। अब वापस वो उसको अपने पास डेटा में डालता है, फिर वापस लाता है, और इस तरीके से जो एक पूरा पूरा गेम है वो प्रोग्रेस होता चला जाता है।
और इस तरीके से एक डेवलपर जो है स्टेप बाय स्टेप केस बेस्ड रीजनिंग की हेल्प से कोई भी वीडियो गेम जो है वो डेवलप कर पाता है। तो केस बेस्ड रीजनिंग की एल्गोरिदम्स अभी आपके कोर्स में प्रेजेंट नहीं है, बट क्योंकि इसका जो थ्योरी पार्ट है ये आपके एग्जाम में आ चुका है, तो लेट्स डिस्कस अबाउट इट्स थ्योरी पार्ट। अभी जो मैंने आपको बताया इट वाज द क्लासिकल एग्जांपल टू explain case based reasoning. Now I am going to tell you some of the properties of case based reasoning, कि जहां पर ये केस बेस्ड रीजनिंग से एसोसिएटेड एल्गोरिदम्स हम अप्लाई करते हैं तो वहां पर किस तरीके की ये प्रॉपर्टी शो करता है। तो पहली प्रॉपर्टी है लेजी लर्नर्स, यानी केस बेस्ड रीजनिंग जो है ये एक तरीके का लेजी लर्नर होता है, बहुत स्लोली चीजों को लर्न करता है। क्यों? बिकॉज वेन एवर दे आर गिवन अ पर्टिकुलर इंस्टेंस द टाइम टू टेक डिसीजन और जनरलाइज देम increases exponentially, so they cannot decide upon that particular instance how to classify or how to generalize in the spontaneous manner. तो ठीक वही चीज है जो मैंने अभी आपको एक्सप्लेन करी कि जब भी इस तरीके के एल्गोरिदम के सामने कोई स्पॉन्टेनियस डेटा डाल दिया जाता है, कोई स्पॉन्टेनियस इंस्टेंस सामने आता है, तो ये एल्गोरिदम उसको डिसाइड करने में थोड़ा सा टाइम लग जाता है, क्योंकि उसको ये डिसीजन लेना पड़ता है कि ये चीज पहले प्रेजेंट है या नहीं है। तो वापस ट्रैवर्स करके अपने पास्ट हिस्ट्री को रिकॉर्ड करना और फिर आकर के इंस्ट्रक्शन पास करना कि मूव फॉरवर्ड एंड टू प्रिडिक्ट द फ्यूचर वैल्यू, इट बिकम्स अ टाइम टेकिंग प्रोसेस and it also increases the complexity of computation, जिसकी वजह से जो टाइम लैप्स है यानी जो रनिंग टाइम है वो बढ़ जाता है, and that is why very heavy processor is required while designing these types of algorithms. Second is classification. Classification for instance, देखिए जब हम क्लासिफिकेशन की बात करते हैं तो क्लासिफिकेशन जो है वो n डायमेंशनल इक्विलिडियन स्पेस में होता है। अब ये क्लासिफिकेशन करता कैसे है? ये क्लासिफिकेशन का मतलब क्या है, सबसे पहले ये समझ लीजिए। क्लासिफिकेशन मतलब होता है जब आपके सामने ढेर सारे डेटा सेट्स होते हैं और आपको उन डेटा सेट्स में से कुछ सेलेक्टेड वैल्यूज जो उसकी नियरेस्ट वैल्यूज हैं उनको सेलेक्ट करना होता है और वो सेलेक्ट करके आप फ्यूचर वैल्यू प्रेडिक्ट करते हैं। जैसे सपोज करिए आपके पास एक लिस्ट है और उस लिस्ट में आपकी चॉइस के सारे सॉफ्ट ड्रिंक्स रखे हुए हैं। तो सपोज करिए कि उत्कल लाइक्स कोका कोला, पेप्सी, फिर उसके नीचे कोका कोला लिखा है, फिर कोका कोला लिखा है, फिर कोका कोला लिखा है, फिर पेप्सी लिखा हुआ है। तो मैं देखूंगा कि इसमें कितनी बार उसने कोक को चूज किया है, इस पर्टिकुलर टेबल में, इस पर्टिकुलर लिस्ट में उसने कितनी बार कोक को ट्रेवर्स किया है। तो बेस्ड ऑन हिज ट्रेवर्सिंग अप्रोच आई कैन प्रेडिक्ट दैट द फ्यूचर सॉफ्ट ड्रिंक व्हिच उत्कल इज मोस्ट प्रोबेबली माइट बी लाइकिंग इज कोक, राइट? सो दिस इज हाउ द क्लासिफिकेशन इज एक्चुअली डन। और क्लासिफिकेशन को करने का जो सबसे बढ़िया एल्गोरिदम जो मैंने आपको डिफाइन किया था वो था के नियरेस्ट नेबर अप्रोच। तो इसी तरीके से केस बेस्ड रीजनिंग में सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है कि डिफरेंट इंस्टेंसेस को हमको क्लासिफाई करना होता है। सपोज यहां पर आप देख रहे होंगे ये मैंने एक हाइपोथेसिस स्पेस बनाया हुआ है और ये छोटे छोटे जो डॉट्स बनाए हैं मैंने, ये डॉट्स मैंने ढेर सारे इंस्टेंसेस डाल रखे हैं। बीच में मेरा एक डेटा है जिसको क्लासिफाई करना है। अब ये कैसे क्लासिफाई करेगा? तो ये क्या करेगा, सबसे पहले अपने जो नियरेस्ट नेबर्स हैं
उसको सेलेक्ट कर लेगा, उसको चूज कर लेगा। तो जो नियरेस्ट नेबर्स हैं उनके चारों ओर एक बाउंड्री सी खिंच जाएगी, राइट? और ये नियरेस्ट नेबर को कैसे चूज कर रहा है? बाय अप्लाइंग द फॉर्मूला ऑफ इक्विलिडियन डिस्टेंस। यस सर। जब मैंने आपको के नियरेस्ट नेबर एल्गोरिथम पढ़ाया था तो मैंने आपको इक्विलिडियन डिस्टेंस का एक फॉर्मूला बताया था। तो उस फॉर्मूले को अप्लाई करके ये अपने सबसे जो क्लोजेस्ट नेबर है, देखिए ये n डायमेंशनल हाइपोथेसिस स्पेस है, इसके अंदर ढेर सारे इंस्टेंसेस हो सकते हैं, लेकिन जो पर्टिकुलर डेटा जो हमारा सेंटर में लाई कर रहा है उसको पता कैसे चलेगा कि उसका सबसे नजदीकी डेटा कौन सा है? तो वो क्या करेगा, जितने भी उसके आसपास के डेटाज हैं वो पहले सारे डेटा सेट से अपना इक्विलिडियन डिस्टेंस लगा करके डिस्टेंसेस निकाल लेगा। फिर उन सारे डिस्टेंस में से जो मिनिमम डिस्टेंस रहेंगे उसमें वो एक बाउंड्री खींच लेगा। क्योंकि अब मान लीजिए ये एक डॉट यहां पर है, दूसरा डॉट यहां पर है। आई थिंक यू ऑल कैन सी द एरो, राइट? हेलो हेलो, यस सर। आई थिंक यू ऑल कैन सी द एरो, द पॉइंटर। नो सर। You cannot see the pointer. नो सर। Okay, so यहाँ पर आप एक स्पेस देख पा रहे होंगे, सर्कुलर हाइपोथेसिस स्पेस देख पा रहे होंगे। इसमें छोटे छोटे डॉट्स बने हुए हैं। यस दिख रहा है? इंस्टेंसेस हैं। यस सर। ये सारे इंस्टेंसेस हैं, ठीक है? यस सर। बीच में आपको एक क्रॉस दिखाई दे रहा होगा। यस सर। ये है वो डेटा जिससे हमको डिस्टेंस फाइंड करनी है। अब यस डिस्टेंस कैसे फाइंड करेगा, वो कैसे सेलेक्ट करेगा कि उसका नियरेस्ट नेबर कौन सा है? तो वो क्या करेगा, वो सारे जितने भी इंस्टेंसेस है सबसे अपना डिस्टेंस फाइंड कर लेगा इक्विलिडियन डिस्टेंस का फॉर्मूला लगा करके। यस सर। ठीक, उसके बाद उसको 3 या 4 स्मॉलेस्ट डिस्टेंसेस दिखाई देंगे, उन्हीं डिस्टेंस को वो बाउंड्री कर लेगा और इस तरीके से वो अपने नियरेस्ट नेबर को ढूंढ लेगा। इस तरीके का जो प्रॉब्लम होता है इसको कहते हैं हम क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम। और इस तरीके से अपने नियरेस्ट नेबर्स को ढूंढ करके वो ये पता लगाएगा कि मेरे जो नियरेस्ट नेबर्स हैं उनमें सबसे ज्यादा बार कौन सी चीज ट्रेवर्स हुई है, यानी किस पर्टिकुलर डेटा सेट को उन्होंने कॉल किया है। तो सपोज करिए अगर इस सेंटर एक्स ने 3 नियरेस्ट नेबर को चूज किया 1, 2 एंड 3, और उन तीनों में से 2 ने डिसाइड किया कि उनको कोक पसंद है, तो बट ऑब्वियस सी बात है कि जो हमारा सेंटर फिगर रहेगा, यानी जो हमारा सेंटर ऑब्जेक्ट रहेगा जिसके थ्रू हम डिस्टेंस निकाल रहे हैं, उसका जो प्रिडिक्टेड आउटकम रहेगा वो कोका कोला का ही रहेगा। क्यों? क्योंकि मिनिमम डिस्टेंस में जो आउटकम आया था वो सिमिलर था, और मैक्सिमम आउटपुट जब मिनिमम इक्विलिडियन डिस्टेंस जब हम निकालते हैं और निकालने के बाद जब हम देखते हैं कि इसका जो मैक्सिमम आउटपुट है, यानी जो मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस है, वो अगर किसी सेम पर्टिकुलर डेटा की आ रही है तो वही पर्टिकुलर डेटा हमारा प्रिडिक्टेड डेटा बन जाता है, यानी हमारा फ्यूचर डेटा बन जाता है। और ये काम करने में इट टेक्स लॉट्स ऑफ टाइम। यही काम कहलाता है क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम, एंड टू कंप्यूट दिस इट इज acquiring lots and lots of time. Now, case-based reasoning is based on 2 properties. First is instance in CBR, यानी 2 प्रॉपर्टीज होती है केस बेस्ड रीजनिंग की। सबसे पहली प्रॉपर्टी होती है इंस्टेंस और दूसरी प्रॉपर्टी होती है कंपोनेंट्स। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी हम लोग केस बेस्ड रीजनिंग की देखते हैं, इंस्टेंस। इंस्टेंस इज द सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन एंड द मेथड्स बाय व्हिच इज यूज्ड टू रिट्राइव or to explain this algorithm
मच मोर इलेबोरेटली, ठीक है। तो अगर आप देखें तो केस बेस्ड रीजनिंग में सबसे इंपॉर्टेंट कौन सी चीज है कि ये जो आप देख रहे हैं हाइपोथेसिस स्पेस, इस हाइपोथेसिस स्पेस के अंदर ढेर सारे इंस्टेंसेस का होना। अगर यहां पर ढेर सारे इंस्टेंसेस नहीं होंगे, इंस्टेंस मतलब आप समझ रहे हैं, इंस्टेंस मतलब होता है कि अगर हम किसी पर्टिकुलर कॉन्टिन्यूअस डेटा को टाइम स्लॉट्स में डिवाइड कर दें, डिस्क्रिटाइज कर दें, तो किस पर्टिकुलर टाइम में उसका क्या वैल्यू था, वो उस डेटा का इंस्टेंस कहलाता है, राइट। अगर हम साइन वेव का इंस्टेंस निकालें, एक साइनोसॉइडल वेव का इंस्टेंस निकालें, तो हम क्या करते हैं, उसको टाइम स्लॉट में डिवाइड कर देते हैं, और टाइम स्लॉट में डिवाइड करने के बाद देखते हैं इट इज टाइम t1 t2 t3 एंड सो ऑन। तो जो t1 t2 t3 है, जो उसका डिस्क्रिटाइज्ड वैल्यू आया, वो उसका इंस्टेंस होता है। यानी एक पर्टिकुलर टाइम स्लॉट यानी टाइम t1 में वो डेटा किस पोजीशन में था, टाइम t2 में वो डेटा किस पोजीशन में आया, फिर t3 में किस पोजीशन में आया। तो ये t1 t2 t3 जो है, ये कहलाता है इंस्टेंस। तो किसी भी क्लासिफिकेशन एल्गोरिदम को सॉल्व करने के लिए, विच इज बेस्ड ऑन केस बेस्ड रीजनिंग, इंस्टेंसेस मस्ट बी रिक्वायर्ड। सेकेंड इज कंपोनेंट्स। अब इसके कंपोनेंट्स कौन कौन से होने चाहिए, तो सबसे पहला कंपोनेंट है सिमिलैरिटी फंक्शन। तो सिमिलैरिटी फंक्शन, जैसे मैंने आपको बताया कि सिमिलैरिटी फंक्शन क्या होता है, जब आप इक्विलिडियन डिस्टेंस लगा लेते हैं, तो उसके बाद विद द हेल्प ऑफ सिमिलैरिटी फंक्शन वो ये डिटेक्ट करता है कि कौन से दो इंस्टेंस हमारे बराबर थे। तो विद द हेल्प ऑफ सिमिलैरिटी फंक्शन हमको ये पता चलता है आफ्टर अप्लाइंग इक्विलिडियन डिस्टेंस कि कौन से दो इंस्टेंस हमारे इक्वल हैं। और जब हमको ये पता चल जाता है कि हाँ भाई, हमने अगर 4 इंस्टेंस निकाले जिसमें से 3 इंस्टेंस हमारे इक्वल हैं, तो वही इंस्टेंस, वही 3 इंस्टेंस जिसकी इक्वल वैल्यू आ रही है, वही हमारी प्रिडिक्टेड वैल्यू बन जाती है। और इस तरीके से हम लोग केस बेस्ड रीजनिंग को सॉल्व करते हैं। तो देखिए, एक केस बेस्ड रीजनिंग को रियल टाइम सॉल्व करने के लिए हमारे पास एक कैडेट सिस्टम होता है, जिसको हम लोग कहते हैं केस बेस्ड डिजाइन टूल, ठीक है। इसको कहते हैं कैडेट सिस्टम। अब जैसे सपोज करिए आपको एक नल, एक टैप डिजाइन करना है, जिसको हम कहते हैं वाटर फॉसेट। आपको वो वाटर फॉसेट तैयार करना है जिसमें आपने इसको टी शेप दे रखा है। ये जो वाटर फॉसेट है, इसको आपने टी शेप का बना रखा है, और जहां पर Q1 जो है वो फ्लो ऑफ वाटर है, और T1 जो है वो टेम्परेचर है। तो यहां से हॉट वाटर आ रहा है, ऊपर से हॉट वाटर आ रहा है, Q2 से जो है वो कोल्ड वाटर आ रहा है, और यहां से जो है हॉट वाटर और कोल्ड वाटर को निकलना है। तो इस तरीके से हमको डिसाइड करना है, एक तरीके का डिसीजन मेकिंग कराना है कि यहां से Q3 और T3 से हमको कौन सा वाटर पहले निकालना है। आपने देखा होगा समटाइम्स यू मूव टू सिनेमा हॉल्स एंड PVRs एंड सेवरल मल्टीप्लेक्सेस, जहां पर आपने ये 3 सॉकेट वाला टैप देखा होगा। आई थिंक मोस्ट ऑफ यू हैव एनकाउंटर्ड इट इन योर लाइफ, ठीक है। जिसमें एक ऐसा टैप होता है जिसमें आप लेफ्ट की तरफ उसका नॉब उठा दो तो वो कोल्ड वाटर इजेक्ट करने लगता है, और राइट की तरफ उसका नॉब उठा दो तो वो हॉट वाटर इजेक्ट करने लगता है। सिमिलरली अगर आप उसको मॉडरेट रख करके सेंटर से उसका नॉब उठाओगे, तो वो नॉर्मल देता है, नॉर्मल टेम्परेचर का पानी देता है, यानी कॉम्बिनेशन देने लगता है, राइट। यस सर। तो इस तरीके के अगर टैप को हमें इंटेलिजेंट बनाना है, राइट, इस तरीके के टैप को हमें, बजाय अभी आप क्या कर रहे हैं, उसमें जाकर के नॉब को उठा रहे हैं, अपने हाथ से उठा रहे हैं, राइट। अब हमको क्या करना है, उस टैप को इंटेलिजेंट बनाना है। हम बस ये चाहते हैं कि आप अपना हाथ रखें और बेस्ड ऑन द टेम्परेचर आउटसाइड
यानी अगर मान लीजिए ठंड का मौसम है तो वो ऑटोमेटिकली आपको गर्म पानी, ल्यूक वार्म वाटर प्रोवाइड करे। सोचिए ये एक इंटेलिजेंट टैप जो है ये कितना फ्रूटफुल हो सकता है। ये अभी तक की किसी मल्टीप्लेक्स या कहीं पर भी अवेलेबल नहीं है एक्सेप्ट इन फॉरेन कंट्रीज। बट इफ वी वांट देन विद द हेल्प ऑफ दिस कैडेट टूल वी कैन डिजाइन दीज टाइप्स ऑफ टैप्स। तो उसमें करना कुछ नहीं होगा, सिर्फ हमको कैडेट टूल में देयर आर 75 टाइप्स ऑफ लाइब्रेरीज which are already present in order to deal with this temperature and flow, right? तो उसमें हमको सिर्फ टेम्परेचर सेट करना है और केस बेस्ड रीजनिंग का एक एल्गोरिदम लगाना है कि यानी अगर ये टेम्परेचर होगा तो आपको इस पर्टिकुलर डिग्री का पानी इजेक्ट करना है, अगर ये टेम्परेचर होगा तो इस पर्टिकुलर डिग्री का पानी आपको रोकना है। तो अगर सपोज करिए बाहर जो है वो -2 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर चल रहा है, तो आपको वहां पर केस बेस्ड रीजनिंग का एक एल्गोरिदम लगाना है और वो ये बताना है कि भाई जो हॉट वाटर है उसको फ्लो होने दिया जाए और जो कोल्ड वाटर है उसको ब्लॉक कर दिया जाए। ठीक है, इस तरीके से विद द हेल्प ऑफ केस बेस्ड रीजनिंग वी कैन आइडेंटिफाई, वी कैन सॉल्व lots of problems based on T-shaped networks, जिसमें हमको डिसीजन लेना होता है कि इस समय कौन सा डेटा सेट हमको इस्तेमाल करना है या इस समय कौन सा डेटा सेट इस्तेमाल करना है जब कंडीशन हमारी ये हो। यानी कंडीशनल प्रॉब्लम्स जो आती हैं लाइफ में, यानी मशीन को अगर हमें कंडीशनल प्रॉब्लम्स के हिसाब से अगर डिजाइन करना है तो हमको किसका इस्तेमाल करना होता है, केस बेस्ड रीजनिंग का। आई होप आपको केस बेस्ड रीजनिंग का एक ओवरऑल ग्लिम्स मिल गया होगा एंड द नोट्स आर अवेलेबल इन गूगल क्लासरूम। यू कैन सिंपली डाउनलोड द नोट्स एंड go on to this lecture. Now there are some uses for case based reasoning. The first use is problem deriving solution. ये ढेर सारे प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस को डिराइव कर सकता है। दूसरा जो इसका सबसे इंपॉर्टेंट रोल आता है वो आता है ड्रग की टेस्टिंग में। ड्रग मतलब समझ रहे हैं, मेडिसिनल ड्रग्स, उनकी टेस्टिंग में केस बेस्ड रीजनिंग का बहुत इस्तेमाल होता है। और आज भी जो कोविड-19 के ड्रग्स की जो टेस्टिंग हो रही है उसमें भी केस बेस्ड रीजनिंग का बहुत इस्तेमाल हो रहा है। कैसे? क्योंकि अभी हम लोग जो मेडिसिन सप्लाई कर रहे हैं, यानी जो भी वैक्सीन तैयार कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उसका डेटा सेट हमने अपने रिकॉर्ड्स में डाल रखा है। तो जो हमारे पास अवेलेबल है अभी हम सिर्फ उसी से ही हिट एंड ट्रायल कर रहे हैं। तो सपोज करिए, एज फॉर एग्जांपल आई एम गिविंग यू द वेरी क्लासिकल एग्जांपल ऑफ द रीसेंट मेडिसिन व्हिच इज डिस्कवर्ड टू प्रिवेंट दिस कोविड-19 इज हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन। तो हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन का हिट एंड ट्रायल चल रहा है। तो ये व्हाट इज हिट एंड ट्रायल? एक्चुअली हिट एंड ट्रायल को जब हम मशीन लर्निंग में डाल देंगे, सो दैट वुड बी सिंपली एप्लीकेबल विद द हेल्प ऑफ केस बेस्ड डिजाइन टूल, विद द हेल्प ऑफ कैडेट टूल्स। ठीक है, तो इस तरीके के जो ड्रग रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं जिसमें हमें दो ड्रग्स को कंपेयर करके एक नया ड्रग बनाना होता है, तो उसमें भी हम लोग कैडेट टूल यानी केस बेस्ड रीजनिंग का इस्तेमाल करते हैं। सो आई थिंक दैट्स ऑल फॉर नाउ. I hope you might have got the glimpse of this lecture, right?